भारतीय जनता पार्टी का एक ट्रेडमार्क है। भारतीय जनता पार्टी ने लाइसेंस ले लिया है। भारतीय जनता पार्टी ने पेटेंट करा लिया है हिंदू धर्म को, मंदिरों को, सनातन धर्म को। अब भारतीय जनता पार्टी ठेकेदार है हिंदू धर्म की और सनातन धर्म की। अगर वहां कोई भी कुछ बोलेगा तो भारतीय जनता पार्टी और उनके अनुभव उसके ऊपर जो है अटैक करेंगे। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। भारतीय जनता पार्टी के दांत दिखाने के और खाने के और हैं, ये एक बार फिर से साबित हो गया है। कैसे? महाराष्ट्र में चुनावी प्रचार प्रसार चल रहा है, जिसमें धनंजय सिंह भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रचार कर रहे हैं। अब देखिए, उत्तर प्रदेश में जिस व्यक्ति पर कोडीन मामले पर तमाम आरोप लगे, विपक्ष ने जमकर निशाना साधा। योगी जी ने एक शब्द नहीं कहा उनके लिए, ना ही कोई एक्शन हुआ, पूछताछ हुई। लखनऊ में एक जमीन विवाद में उन पर एफआईआर तक हो गई और वो भारतीय जनता पार्टी का प्रचार मुंबई में बीएमसी चुनाव में कर रहे हैं। तो क्या भारतीय जनता पार्टी अपने आप में पूरी तरीके से शुचिता को दांव पर लगा चुकी है? इसको लेकर बातचीत करेंगे। केपी मलिक जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। केपी मलिक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका 4 PM पर। धन्यवाद हिमांशु जी। केपी सर, धनंजय सिंह बीएमसी के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का प्रचार कर रहे हैं। अब इसको किस तरह से देखा जाए? भारतीय जनता पार्टी की तरफ से 27 में ताल ठोकने की तैयारी है, क्या एक संकेत के तौर पर इसे देखा जाए? क्योंकि जिस तरह से वो प्रचार कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का, लग ऐसा रहा है कि वही सबसे बड़े स्टार प्रचारक हैं। देखिए हिमांशु जी, अगर आप देखें पिछले कुछ दिनों से धनंजय सिंह भारतीय जनता पार्टी की तरफ को आकर्षित होते नजर आ रहे हैं। कई सारी घटनाएं इस प्रकार की हमने राजनीतिक देखी है। सब पिछले दिनों आरोप लगा कि जो आपके यहाँ कफ कांड हुआ था, उसमें इनका नाम चला था और ये हुआ था कि सरकार इनके ऊपर एक्शन क्यों नहीं ले रही है। बाबा दूसरों के यहाँ बुलडोजर चला देते हैं, इनके यहाँ बाबा क्यों नहीं कोई एक्शन ले रहे हैं। तो उससे साफ जाहिर हो गया था कि कहीं ना कहीं इनकी नजदीकियां भारतीय जनता पार्टी के साथ बढ़ रही हैं। और राजनीतिक हलकों में तो इस प्रकार की भी चर्चा है कि 2027 में ये जो चुनाव लड़ेंगे विधानसभा का, वो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हो सकते हैं, क्योंकि बाबा के ये करीबियों में आजकल गिने जा रहे हैं। और बाबा के ऊपर तो आजकल ये भी आरोप लग रहा है कि ठाकुरवाद की तरफ बाबा बहुत आकर्षित है, खासकर ठाकुरों को आगे बढ़ाने का काम वो कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि बाबा से जिस प्रकार से नजदीकी इनकी बढ़ रही है, उसको देखते हुए ये भारतीय जनता पार्टी में जा सकते हैं। आपको ये देखना होगा कि महाराष्ट्र में बीएमसी का जो चुनाव चल रहा है उसमें घमासान मचा हुआ है। शिवसेना भी चाहती है कि वो अपने अस्तित्व को बचाने के लिए अपना पुनः जो साम्राज्य उसका खत्म हो गया था महाराष्ट्र में, मुंबई में, उसको पुनः खड़ा करने के लिए वहां पे बहुत बड़ा ऐतिहासिक फैसला भी शिवसेना में हुआ है। दोनों भाई जो अलग अलग हो गए थे बाल ठाकरे जी के रहते हुए, वो एक मंच पे आना बहुत बड़ी बात है। और कल तो उससे भी बड़ी घटना मुंबई में हुई है कि जिस प्रकार से राज ठाकरे ने मोर्चा खोला है सीधे सीधे अडानी के खिलाफ, तो उससे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी पे बड़ा आक्रमण वो करने जा रहे हैं। क्योंकि हम आपको याद रखना चाहिए कि भारत में जब पुतिन आए थे, जो रशिया के राष्ट्रपति हैं, और जब वो शाम को गए, उस शाम की उनको विदाई करने के बाद तुरंत प्रधानमंत्री जी राज ठाकरे के लड़के के साले की शादी में पहुंच गए थे। तो उससे ये अटकलें भी दिल्ली में चली थी कि प्रधानमंत्री मोदी जी राज ठाकरे के रिश्तेदार की शादी में जिस प्रकार से गए हैं, क्या राज ठाकरे भारतीय जनता पार्टी में आएंगे? क्या मोदी जी को इतने दूर के रिश्ते में शादी में क्यों जाना पड़ा? क्या खिचड़ी पक रही है? तो मुझे लगता है वो बात कहीं ना कहीं नहीं बनी है। भारतीय जनता पार्टी ये भी हो सकता है कि शिवसेना को अपने साथ लाने के लिए दोनों भाइयों को एक किया हो, शिंदे को हटाना चाहते हो, शरद पवार को कमजोर करना चाहते हो, अजीत पवार को हटाना चाहते हो, और भारतीय जनता पार्टी का जो प्राकृतिक गठबंधन महाराष्ट्र में है उसको एक साथ पुराने तरीके से साथ में लेकर भारतीय जनता पार्टी की रणनीति हो सकती है। लेकिन जिस प्रकार से धनंजय सिंह पहुंचे हैं उत्तर प्रदेश से, सीधी फ्लाइट लेकर मुंबई पहुंच गए हैं, ये थोड़ा हमें आश्चर्यचकित करने वाला है। तो ये लगता है कि जिस प्रकार से, मैं इसको दूसरे एंगल से भी हिमांशु देखता हूँ, क्योंकि दिल्ली और लखनऊ की जो दूरी है, दिल्ली और लखनऊ की जो लड़ाई है, बाबा और गुजरात लोबी की जो लड़ाई है, मैं उसको उससे भी जोड़ के देखता हूँ।
यहाँ जो संघ है, जो आरएसएस है, कहीं ना कहीं उसका बाबा के कंधे पे हाथ है। अगर आप पूरे भारत में जहां भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लगभग सब जगह रबर स्टैंप मुख्यमंत्री हैं, रबर स्टैंप मंत्री हैं। केवल एक उत्तर प्रदेश राज्य ऐसा है जहां पे बाबा का डंडा चल रहा है और दिल्ली के डंडे का उनके ऊपर कोई असर नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं आरएसएस भी योगी जी को मजबूत करना चाहती है, और आरएसएस चाहती है कि सेकंड लाइन का एक व्यक्ति तैयार रहे, ताकि केंद्र में जब जरूरत हो, दिल्ली में जब जरूरत हो, तब वहां उनका प्रयोग किया जा सके। आरएसएस का ये पुराना एजेंडा है कि वो सेकंड लॉबी को तैयार रखती है। इसलिए मुझे लगता है कि बाबा अपने पत्ते फेंट रहे हैं, और उन्हीं पत्तों में से एक धनंजय सिंह है। इसीलिए मुंबई का भारतीय जनता पार्टी का सीधे सीधे प्रचार कर रहे हैं जी। अच्छा, क्या धनंजय सिंह को भारतीय जनता पार्टी की जरूरत है, या भारतीय जनता पार्टी को इस वक्त धनंजय सिंह की जरूरत है, उनके बाहुबल की जरूरत है? आपको क्या लगता है? देखिए, दोनों को एक दूसरे की जरूरत है, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। धनंजय सिंह को राजनीति में मजबूती से खड़ा होने के लिए, क्योंकि आज तक उनका ये रहा है कि वो इधर उधर के दलों में भटकते रहे हैं। वो निषाद पार्टी में भी रहे हैं, वो लगातार जेडीयू में रहे हैं। जेडीयू का कोई अस्तित्व उत्तर प्रदेश में है नहीं, तो किसी तरह से वो चुनाव लड़ते हैं। एक आध चुनाव में जीते भी हैं, कई बार हारते भी हैं। तो उनको भी लगता है कि उत्तर प्रदेश का जो सबसे मजबूत दल है, सत्तारूढ़ दल है, अगर उसमें वो जाते हैं तो उनकी कई सारी आवश्यकताएं पूरी होती हैं। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि धनंजय सिंह के लिए बहुत बड़ा फायदेमंद है भारतीय जनता पार्टी में जाना। लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी जिस प्रकार से देख रही है कि आजकल दो तीन गुट भारतीय जनता पार्टी में बने हुए हैं। पहली बात तो यह है कि दिल्ली लखनऊ की लड़ाई के बीच भारतीय जनता पार्टी में दो महत्वपूर्ण गुट बने हुए हैं। उसके बाद फिर जातिवाद का जो मामला चलता है, उसमें कहीं ना कहीं ठाकुरों को मजबूत करने के लिए, ठाकुर नेताओं को अपनी तरफ मोड़ने के लिए जो योगी जी का एजेंडा चल रहा है, उस एजेंडे में भारतीय जनता पार्टी के लिए, उत्तर प्रदेश के लिए वो फिट बैठते हैं। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी भी उनकी तरफ आकर्षित है और उनको भाव दे रही है। तो ये जरूरत खाली एक की नहीं है, जरूरत दोनों की है, और इस मामले से दोनों की जरूरत पूरी होती है, और 2027 में इसके नतीजे अच्छे आ सकते हैं। मुझे लगता है उसके तहत ये सारी चीजें चल रही हैं। अच्छा, ये पूर्वांचल की जो राजनीति है उसको बैलेंस करने का भी एक तरीका नजर आता है, क्योंकि बृजभूषण शरण सिंह वो मतलब जिस तरह के नेता हैं, वो अखिलेश यादव के पक्षधर भी नजर आते हैं, अखिलेश यादव की तारीफें करते हुए भी नजर आते हैं। तो एक तरह से जो बृजभूषण शरण सिंह का एक रुख है, उसको बैलेंस करने के लिए धनंजय सिंह की क्या जरूरत है पूर्वांचल की राजनीति में? देखिए हिमांशु जी, आपको ये चीज समझनी होगी कि बृजभूषण सिंह जिस प्रकार से पिछले लोकसभा के चुनाव से पहले उनके ऊपर बहुत ज्यादा दबाव आया और उन पर थोड़ा एक दाग लगा, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और योगी जी भी उनको दागी मान के चल रहे हैं। उनका उतना उपयोग नहीं हो सकता अभी उत्तर प्रदेश में जितना कि होना चाहिए। हालांकि वो अपने परिवार को जिता के ले गए, अपने खुद नहीं चुनाव लड़े, उनका टिकट कट गया, लेकिन वो इसमें जो है वो कामयाब रहे कि उन्होंने अपने बेटे को अपने परिवार में टिकट दिला दिया और उनका बेटा जीता भी, वो बात अलग है। लेकिन जो रुतबा, जो जलवा उनका पहले था, कहीं ना कहीं उसमें उनकी छवि में एक डेंट लगा है, और भारतीय जनता पार्टी उनको बहुत ज्यादा बढ़ावा नहीं देना चाहती है। क्योंकि अगर आप उनको ज्यादा बढ़ावा देंगे, ज्यादा उनके उसमें करेंगे, तो दूसरी जो जातियां हैं वो छिटक सकती हैं। क्योंकि उसका एक नुकसान भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में लोकसभा के चुनाव में देखा है। तो इसलिए वो थोड़ा सा उनके नाम से बचना चाहती है। इसलिए नए लोगों को बढ़ाने के लिए अगर वो धनंजय सिंह को बढ़ाती है, तो धनंजय सिंह की इतनी एंटी कॉम्बेंसी नहीं है। धनंजय सिंह के आगे बढ़ने से दूसरी जातियों को इतना फर्क नहीं पड़ेगा जितना उनको बढ़ाने से पड़ सकता है। तो इसलिए ये भी एक भारतीय जनता पार्टी की रणनीति हो सकती है कि इनको आगे बढ़ाया जाए। युवा नेता हैं, बाहुबली हैं, जो चीजें हमारे वो कर सकते हैं दूसरे क्रांतिकारी पहलवान, वो धनंजय सिंह भी कर सकते हैं, उसमें क्या दिक्कत है। तो इसलिए मुझे लगता है कि धनंजय सिंह को आगे बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी विचार कर रही है जी। अच्छा केपी सर, एक बड़ी हैरान करने वाली बात है कि राजनीति में अब उतनी सुचिता भी नहीं है कि हम दिखाएं कि हम अपराधियों से दूर है। अभी हाल ही में धनंजय सिंह के खिलाफ जो है एक जमीन मामले में उत्तर प्रदेश की राजधानी में एफआईआर दर्ज की जाती है, और
अब धनंजय सिंह बीएमसी के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का प्रचार कर रहे हैं सीधे तौर पर। तो ये क्या एक संकेत भी है, एक संदेश देने की कोशिश है इस प्रदेश को कि जो धनवान है, जो बाहुबली है, हम उनका कुछ नहीं उखाड़ेंगे, और जहां मस्जिदें मजारे हम देखेंगे वहां पर जो है हम बोलेंगे, उसको जो है हम बुलडोजर चला देंगे। तो ये एक संकेत है सीधे तौर पर। प्रदेश की जनता को ये इस पर गौर करने की जरूरत है क्या? देखिए हिमांशु जी, अगर आप देखते हैं भारत की नहीं दुनिया की या देश की राजनीति जिस प्रकार से चल रही है, आज सबसे ताकतवर राष्ट्र माना जाता है अमेरिका को, वहां राजनीति किस प्रकार से हो रही है। आपने स्टेन की फाइल देखी, उसमें किस प्रकार के दागी लोग हैं और आज सत्ता के शीर्ष पर बैठे हुए हैं। उसके बाद अगर आप भारत में आते हैं तो भारत में भी आप देखेंगे कि आज की डेट में जो राजनीति में नैतिकता, राष्ट्रवाद, सिद्धांतवाद ये था, सब किनारे हो गए। आज कोई पार्टी बची नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 10 सालों में देश में ऐसा माहौल बना दिया है कि जो सबसे बलशाली होगा, जिसके हाथ में लठ होगा, भैंस उसी की होगी। जो सबसे ताकतवर है, चाहे वो दागी है, चाहे उसके ऊपर कितने भी आरोप हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। और भारतीय जनता पार्टी ने राजनीति को एक नया रुख दिया है। आप देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी लगातार धार्मिक मुद्दों पर राजनीति करती है, मंदिर मस्जिद की उसकी राजनीति होती है। उसने अपने विपक्षी दलों को भी मजबूर कर दिया है उस राजनीति में उतरने के लिए। और उसका सीधा सीधा उदाहरण आपने अखिलेश यादव को मंदिर की घोषणा करते हुए देखा। आपने सीधा सीधा ममता बनर्जी को मजबूर होते हुए देखा कि जब उनको लगा कि भारतीय जनता पार्टी मंदिर मुद्दे पर उनसे आगे निकल रही है, तो उन्होंने सरकारी पैसे का दुरुपयोग करते हुए मंदिर बनाने की घोषणा कर दी। और बड़ा मंदिर सैकड़ों एकड़ जमीन में वो वेस्ट बंगाल में बनाने जा रही हैं, जिसपे कई लोग जो दूसरी जाति के लोग हैं, चाहे मुस्लिम उनके वोटर हैं, वो कहीं ना कहीं विरोध करते हुए दिख रहे हैं। तो ये एक राजनीति की नई पहल हो रही है, राजनीति एक नए रास्ते पे जा रही है। आज भारत की राजनीति में सिद्धांतवाद, नैतिकता का कोई मामला बचा नहीं है, उसका कोई लेना देना नहीं है। सीधे सीधे जितना कोई नंग है, जितना कोई बाहुबली है, जितना कोई बड़ा है, जिसके पास पैसा है, जिसके पास रुतबा है, वो राजनीति में सबसे ऊपर है। ये एक स्टेटस सिंबल बन गया है कि उसी को टिकट मिलेगा जो हर तरीके से मजबूत होगा। क्योंकि चुनाव में तो बाहुबली चलता ही है। अगर आप बाहुबली नहीं है, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, अच्छे व्यक्ति हैं, तो आप चुनाव जीत ही नहीं सकते। तो इसलिए आप ये देखिए कि आप कितने भी अच्छे लोग आते, आज आपके यहाँ अमिताभ ठाकुर हैं, वो किसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं? वो क्यों जेल जा रहे हैं? क्यों उनको आप बार बार अरेस्ट कर रहे हैं? आप अपराधियों को अरेस्ट नहीं कर सकते। आप ही ने कहा कि इनके ऊपर तमाम आरोप लगे और ना बुलडोजर का डीजल खत्म हो गया और ना जो है दूसरी को गिरफ्तारी हो रही है। और अमिताभ ठाकुर के लिए गाड़ी तैयार है गिरफ्तार करने के लिए, उनको चलती ट्रेन से उतार लेते हैं। ये भी वेट नहीं कर रहे हैं कि वो घर आ जाए, 2 दिन बाद अरेस्ट कर लेंगे, उनको जल्दी अरेस्ट कर रहे हैं। तो वो क्या टेररिस्ट है या क्या वो बहुत बड़े अपराधी हैं? उनके ऊपर कौन से चार्ज है? तो ये तो राजनीति में इस तरह की चीजें चलती हैं और राजनीति में कई जगह नूरा कुश्ती चलती है। अब मैं तो आज आर्टिकल भी लिखा है, वेस्ट बंगाल में जो ईडी की नूरा कुश्ती चल रही है, जो दोनों दलों की नूरा कुश्ती चल रही है। अब ममता बनर्जी अपनी सत्ता को बचाने के लिए वो दुहाई दे रही है कि ईडी गलत कर रही है, और भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आने के लिए आतुर है ईडी का बेजा प्रयोग करने के लिए। और ईडी क्या है? ईडी ने तो अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट किया था, ईडी ने तो हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया था। तो क्या हुआ? आज कहाँ है हेमंत सोरेन, कहाँ है अरविंद केजरीवाल, और कहाँ है जो आपने दिल्ली में इतने सारे अरेस्ट के केस किए थे? क्या रिजल्ट आया? ईडी ने क्या उसमें दिया? अगर आप 100 केस लेके जाते हो तो 4 को भी आप जो है सफलता में पूर्वक उन पर कुछ रिजल्ट नहीं कर पाते हैं। तो क्या राजनीति में हो रहा है ये? तो इसलिए कोई अगर ये कहे कि सिद्धांतवादी राजनीति भारत में हो रही है, तो कम से कम मैं उससे इत्तेफाक नहीं रखता है हिमांशु जी। अच्छा, सिद्धांतवादी नहीं हो रही है वो तो एक अलग की बात है। यहाँ जो भक्त मंडली है वो विपक्ष पे तो बहुत गुर्राती है, भारतीय जनता पार्टी भी गुर्राएगी जब धर्म का मामला होगा। लेकिन जब धर्म का मजाक, देवी देवताओं का मजाक यही भारतीय जनता पार्टी और उनके शीर्ष नेता करेंगे तब ये कुछ नहीं बोलेंगे। अब वहां हनुमान जी की पतंगे उड़ाई जा रही हैं तब किसी को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यही काम राहुल गांधी अगर कर देते या फिर कोई और विपक्ष का नेता कर देता
तो इस देश में सियासी हंगामा सड़कों पर हो रहा होता। आपको नहीं लगता सर? देखिए हिमांशु जी, अगर आप देखें, मैंने पहले ही कहा कि भारतीय जनता पार्टी राजनीति को आज एक नई दिशा में ले गई है। भारतीय जनता पार्टी का एक ट्रेडमार्क है, भारतीय जनता पार्टी ने लाइसेंस ले लिया है, भारतीय जनता पार्टी ने पेटेंट करा लिया है हिंदू धर्म को, मंदिरों को, सनातन धर्म को। अब भारतीय जनता पार्टी ठेकेदार है हिंदू धर्म की और सनातन धर्म की। अगर वहां कोई भी कुछ बोलेगा तो भारतीय जनता पार्टी और उनके अंधभक्त उसके ऊपर जो है अटैक करेंगे। मेरा सवाल है, क्या जितने ये जो अभी उत्तराखंड में जो लड़की का रेप हुआ था या जिसने किया था, वो कौन से धर्म के थे? जो आज सारे उल्टे सीधे काम हो रहे हैं, उसमें सर्वाधिक किस धर्म के लोग पकड़े जा रहे हैं? बलात्कार के केस में नंबर 1 पे कौन चल रहा है? तो उन पर भी तो बात करिए ना। अगर एक कोई व्यक्ति मुस्लिम समाज से आतंकवादी बन गया है तो आप पूरे मुस्लिम समाज को कटघरे में खड़े कर दीजिए। तो अगर कोई दूसरी जाति का आता है तो उसका भी तो करिए, फिर आप उसको निजी क्यों कहते हैं? उसकी पूरी जाति को लपेट दीजिए। तो देखिए, अपनी सुविधा अनुसार जहां आपको सुविधा होती है वहां आप बात करेंगे। अरे भाई, चाइना की लेफ्टिस्ट पार्टी भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में, आरएसएस के दफ्तर में मीटिंग करके गई है। अगर यही किसी दूसरे राजनीतिक दल के साथ मीटिंग हो जाती तो भारतीय जनता पार्टी क्या करती, ये नहीं सोच रहे आप। तो भारतीय जनता पार्टी का जो मीठा मीठा है वो गप गप, और जो कड़वा है वो थू थू। वही राहुल गांधी जब चाइना के किसी राजनीतिक दल से मिलेंगे तो वो देशद्रोही हो जाएंगे, और जब वो चाइना की पार्टी भारतीय जनता पार्टी से मिलेगी तो वो देश के विकास की बात करेगी। अब चाइना ही देश का विकास करेगा ना। वो जो अब की बार ट्रम्प सरकार तो खत्म हो गया, रशिया तो भाव दे नहीं रहा है, तो अब तो चाइना की शरण में हमें जाना है। तो हम इससे पता चलता है कि हमारी क्या विदेश नीति है, क्या सरकार कर रही है। तो इससे पता लगता है कि हम कहीं नहीं है, हम सिर्फ डमरू बजा रहे हैं। 4 दिन से डमरू बज रहा है। अच्छा, 4 दिन डमरू बजा और 2 दिन पतंग उड़ी। 6 दिन हो गए। अब 6 दिन का नया एजेंडा देखेंगे क्या करना है, और एक दिन तो वीक ऑफ बनता है। यहाँ तो एक और नई चीज हो रही है। जैसे योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ये जो सेकुलरवादी लोग हैं ये बड़े शांत हो जाते हैं जब बांग्लादेश में हिंदुओं का जिक्र होता है। योगी जी ने कहा, सबने सुना। अब एक महाराज हैं अगोक्षजानंद, वो कल्पवास पर हैं, अभी माघ मेला चल रहा है वहां पर प्रयागराज में। वो कह रहे हैं, मैं कल्पवास खत्म करने के बाद बांग्लादेश जाऊंगा, वहां की सरकार से बात करूंगा, मैंने प्रधानमंत्री को भी पत्र लिख दिया है। तो ये क्या योगी आदित्यनाथ जी की बातों पर एक तमाचा नहीं है कि वो बातें तो कर रहे हैं लेकिन एक संत को, एक भगवाधारी को बांग्लादेश जाना पड़ रहा है। वो प्रशासनिक व्यक्ति हैं, वो कुर्सी पर बैठे, उनके पास पावर है, वो कुछ नहीं कर पा रहे, वो बातें कर रहे हैं। और यहाँ एक भगवाधारी पहने हुए वो कह रहा है कि हम जाएंगे वहां पर बांग्लादेश और वहां हिंदुओं को बचाएंगे। देखिए, ये काम जो विदेश का काम होता है उसके लिए हमारे पास पूरा तंत्र है, विदेश मंत्रालय है, हमारी विदेश नीति है, हमारे पास उनके एम्बेसडर यहाँ पे रहते हैं, उनके राजदूत यहाँ पे रहते हैं, हमारे एम्बेसडर, हमारे राजदूत वहाँ पे रहते हैं। इसकी पूरी प्रक्रिया होती है। अगर हमें कोई लगता है कि हमारे देश के नागरिकों के साथ कोई गलत चीज हो रही है तो सरकार उस पर बात करती है। ये कोई पोंगे पंडित बैठे हैं या किसी स्टेट के मुख्यमंत्री बैठे हैं, कोई छोटे मंत्री बैठे हैं, कोई विधायक बैठे हैं, वो सिर्फ जबानी नूरा कुश्ती करते हैं। अगर किसी को ये साबित हो रहा है ना कि हमारी सरकार जो सबसे बड़ा हिंदूवादी होने का झंडा बुलंद करने वाली सरकार है वो कुछ नहीं कर पा रही है। ये तो एक तमाचा है ना इनके मुंह पे, इसीलिए तो एक व्यक्ति को जाना पड़ रहा है, कह रहा मैं जाऊंगा कल्पवास खत्म होने पे। नहीं, देखिए, वो बात सही कह रहे हैं, मैं उनकी बात मान रहा हूं, लेकिन सरकार कुछ कर नहीं रही ना। मैंने उसी पर उंगली उठाई है कि जो हमारा तंत्र है वो कुछ नहीं कर पा रहा है, और वो खाली बांग्लादेश के लिए नहीं कर रहा है। मैंने आपको कहा ना कि भाई हमारी अमेरिकन नीति का क्या हुआ, चाइना के साथ हमारी विदेश नीति क्या कर रही है, रशिया के साथ क्या कर रही है, इससे पहले हमारा देश हमारी विदेश नीति पर क्या करता था, किस प्रकार से हमारा सिस्टम चला आ रहा था आज तक, अब ध्वस्त क्यों हो गया है, अमेरिका लगातार हमारे ऊपर टैरिफ क्यों बढ़ाता जा रहा है, पाकिस्तान के साथ हमारा क्या सिस्टम बना हुआ है। अगर वो अमेरिका ने कल सीधे सीधे कह दिया कि जो देश ईरान के साथ व्यापार कर रहे हैं उनके ऊपर 25% टैरिफ और बढ़ेगा, तो यानी कि अब हम 75% टैरिफ देंगे। और अगर हम व्यापार बंद करते हैं ईरान के साथ
तो किसकी कमर टूटेगी? हमारे किसानों की कमर टूटेगी, क्योंकि सबसे ज्यादा वहां पे बासमती राइस, दूसरे मसाले और चाय, इस तरह की चीजें वहां जाती है, तो सबसे बड़ा नुकसान किसान को होगा। तो उसके लिए भारत सरकार क्या रणनीति बना रही है? ऐसे मामलों में भारत सरकार की क्या विदेश नीति है? इनके पास कोई नीति है ही नहीं। इसलिए आम नागरिक, कई लोग अच्छा भी बोलते हैं, वो कोशिश भी करते हैं, लेकिन वो करें क्या? वो तो कुछ नहीं कर सकते। अब वो पहली बात तो उनको जाने के लिए वीजा कौन देगा? दूसरी बात, वहां सरकार उनकी कितनी बात सुनेगी? वो किस हैसियत से जाएंगे? ये बहुत सारी चीजें हैं ना। तो खाली कह देने से कुछ हो जाएगा, ये काम तो सरकार का होता है, ऐसा नहीं है। सरकारें ही भेजती है प्रतिनिधिमंडल। प्रतिनिधिमंडल में कोई भी सामाजिक व्यक्ति हो सकता है, दूसरे सियासी दल का व्यक्ति हो सकता है, कोई विद्वान हो सकता है, कोई पत्रकार हो सकता है, कोई साइंटिस्ट हो सकता है। तमाम लोगों के प्रतिनिधिमंडल जाते रहे हैं और भेज सकते हैं। हम तो पाकिस्तान में भी गए, वाजपेयी जी की सरकार में भी कई प्रतिनिधिमंडल गए हैं। तो आज ये प्रतिनिधिमंडल भारत सरकार क्यों नहीं भेजती है? अगर बांग्लादेश में कोई इस तरह की चीजें हो रही हैं, तो प्रतिनिधिमंडल सरकार भेजे और योगी जी कहें उनको कि भाई मैं आपकी सिफारिश कर रहा हूं और आप जाइए। लेकिन ये है ना, करना नहीं है सर, क्योंकि इनको खाली बातें करनी है, इनको हिंदुओं से मतलब नहीं है, असल में जो है अपनी सियासी रोटी सेकनी। मैं इसीलिए कह रहा हूं ना कि ये खाली नूरा कुश्ती है, और ये यहाँ पे जो अंधभक्त है उनका खाली जो है खून बढ़ाने की बात है और कुछ नहीं है। आप ये जो अंधभक्त बात करते हैं, जो लोग सवाल पूछते हैं कि बांग्लादेश में हिंदू मर रहा है, हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं और यहाँ पे ये हो रहा है, पहले उनसे पूछ लीजिए कि आपके पिताजी और माताजी की कितनी सेवा आप कर रहे हैं, उनकी कितनी चिंता कर रहे हैं। भाई ठीक है, हमें भी दुख है इस बात का कि वहां पे अल्पसंख्यकों के ऊपर हमले हो रहे हैं, लेकिन क्या इतनी चिंता आपको जो हमारे देश में, हमारे प्रदेश में जो लोगों पे हमले हो रहे हैं? अरे मैं कह रहा हूं ना, ये जो लड़की है, चाहे वो विक्टिम है उत्तर प्रदेश की, चाहे उत्तराखंड की, ये तो हमारे भारत के, पहले इनकी तो बात कर लो। कितने ऐसे नेता भारतीय जनता पार्टी के हैं जो इनके पक्ष में खड़े हुए हैं? तो इनका तो कुछ नहीं है। आप बांग्लादेश पहुंच गए, बांग्लादेश वाले देख लेंगे वहां पे, आप पहले अपना तो देख लीजिए उत्तराखंड। तो बात यह है कि करना कुछ नहीं है, खाली जवानी खर्च, जमा खर्च आपको करना है, खाली नूरा कुश्ती करनी है। और ये सियासी रोटियां सेकने के लिए राजनीतिक दल कई सारे ऐसे करते हैं। खाली एक ही राजनीतिक दल पे भी हम कह दें, बाकी दल क्या कर रहे हैं, वो क्यों नहीं आवाज उठा रहे हैं? तो क्योंकि ये सब एक ही सिक्के के डबल पहलू हैं। सरकार उनकी बन जाएगी तो वो शांति से बैठ जाएंगे। आज आप वेस्ट बंगाल की बात करते हैं, तो वेस्ट बंगाल में उससे पहले लेफ्ट था, ममता बनर्जी आ गई, कल को हो सकता है भारतीय जनता पार्टी आ जाए, तो वहां की समस्या हल होने वाली नहीं है, चीजें वही चलेंगी, बस नूरा कुश्ती चलती रहेगी। क्या बिहार में सब ठीक हो गया है? क्या बिहार के घुसपैठिए चले गए जो बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुस गए थे? उससे पहले दिल्ली में जो रोहिंग्या घुसपैठी थे वो चले गए हैं? होना कुछ नहीं है, तो सरकारें बदलनी है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया केपी मलिक जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए, अपनी राय साझा करने के लिए। हमारे दर्शक किस तरह से देख रहे हैं इस विषय को? धनंजय सिंह बीएमसी के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों का प्रचार कर रहे हैं, तो क्या कोई संकेत है? राजनीति में कुछ बड़ा होने वाला है क्या? जौनपुर की सियासत में और पूर्वांचल की सियासत में कुछ अनोखा करने की कवायद, कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है? आपकी जो भी राय हो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी जरूर कीजिएगा।